प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे? तो हमारे पास एक प्रोग्राम है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी इनपुट पी ए रेट इनटू टाइम। तो इस प्रोग्राम कैसे जनरेट करेंगे? तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर पी ए एक वेरिएबल बना दिया इक्वल टू, या फिर पी ए ना बनाकर मैं यहाँ प्रिंसिपल लिख रहा हूँ, तो पी आर आई एन सी आई पी ए एल ए एम टी, मैंने वेरिएबल का नाम क्या दे दिया? प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू, यहाँ पास किया इंटीजर, यहाँ पास किया इनपुट। इनपुट पास करने के बाद मैसेज दे दिया एंटर पी ए। देन मुझे सेकेंड अमाउंट क्या डालना है? रेट डालनी है। तो यहाँ मैंने एक वेरिएबल और बनाया रेट इक्वल टू, मैसेज पास कर दिया एंटर रेट, यहाँ क्या पास कर दिया? एंटर रेट। अगर आप कंफ्यूज हैं तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिखा मैंने इंटीजर इनपुट, मैसेज पास कर दिया एंटर रेट। रेट डालने के बाद मुझे टाइम डालना है, तो मैंने एक वेरिएबल और बनाया टाइम इक्वल टू, वापस मैसेज पास किया इंटीजर इनपुट, यहाँ दे दिया हमने एंटर टाइम। ये हमारा इनपुट का वर्क हो गया। अब इनपुट का वर्क होने के बाद हमें इनकी कैलकुलेशन करानी है। तो कैलकुलेशन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया सिंपल इंटरेस्ट एस आई इक्वल टू, यहाँ पे लिखा प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब हम ये जानते हैं कि डिवीजन करने डिवीजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ मैंने डिवाइड लगाया और डिवाइड लगा के मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया। ये मेरा फंक्शन बन गया। अब इनको प्रिंट कराना है, तो सिंपली प्रिंट करा दिया, प्रिंट मैसेज पास किया प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू, यहाँ पे पास किया प्रिंसिपल अमाउंट। सेकेंड लाइन के अंदर प्रिंट करा दिया प्रिंट, यहाँ पे पास किया रेट इक्वल टू, यहाँ पे लिखा रेट। रेट के बाद वापस प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया और प्रिंट स्टेटमेंट का यहाँ प्रिंट करा दिया टाइम इक्वल टू, यहाँ प्रिंट करा दिया टाइम। देन हमें फाइनल आउटपुट प्रिंट कराना है, तो यहाँ लिखा प्रिंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू, यहाँ लिखा रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू, यहाँ प्रिंट करा दिया एस आई, यहाँ क्या प्रिंट करा दिया एस आई। ये हमारा प्रोग्राम बन गया। तो प्रोग्राम कैसे चलेगा बेटा? तो सिंपली हम जानते हैं कि जब मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो उस प्रोग्राम के अंदर हमेशा प्रोग्राम या कोई भी मशीन आईपी प्रोसेस पर वर्क करती है। सबसे पहला वर्क हमारा होता है इनपुट डालना, कि जब तक हम इनपुट स्टोर नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन नहीं होगी, और इनपुट डालने के बाद सेकंड बेस पर प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग होने के बाद रिजल्ट या आउटपुट हमारे सामने शो होता है। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम इनपुट डालेंगे, इनपुट मशीन में जाके प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद जो रिक्वायर्ड जो रिजल्ट हमें चाहिए वो रिजल्ट हमारे सामने शो होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में मुझे इनपुट डालने के लिए मैंने यहाँ पर मुझे प्रोग्राम बनाना है कि मुझे कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट रेट और टाइम डालना है, उनकी कैलकुलेशन करके रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो मान लिया कि मेरे पास 5000 रुपीज़ है, 2 ईयर्स के लिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से मुझे कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन करने के लिए मैंने यहाँ प्रोग्राम बनाया। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने मैसेज पास किया प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू इंटीजर, मैसेज पास कर दिया इनपुट एंटर पी ए, कि मैसेज में हमें इनपुट डाल दिया, प्रिंसिपल अमाउंट डालना है। सेकंड वेरिएबल बनाया रेट इक्वल टू इंटीजर इनपुट और मैसेज पास कर दिया एंटर रेट, तो हमें रेट डालनी है। थर्ड वाले केस में मैसेज पास किया टाइम इक्वल टू इंटीजर इनपुट, टाइम डालना है। इट मीन्स हमें पी ए रेट और टाइम इनपुट कराना है। इनपुट करने के बाद ये जो प्रोसेस हमारा बन गया वो प्रोसेस हमारा हुआ इनपुट का, कि सबसे पहले हमने क्या किया, इनपुट स्टोर किया। अब इनपुट स्टोर होने के बाद हमें कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन करने के लिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए प्रोसेस टूल लगाया। तो एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। तो फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पर लिखा एस आई। तो एस आई यहाँ पर एक वेरिएबल हो जाएगा जो वैल्यू को होल्ड करेगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लासेस का बताया है कि हमेशा असाइनमेंट राइट टू लेफ्ट होता है, कभी भी लेफ्ट टू राइट असाइनमेंट नहीं होता है।
तो यहाँ मैंने लिखा SI इक्वल टू PA इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। वैल्यू किस में चली जाएगी? SI में, और SI में जाने के बाद हमने चारों को प्रिंट करा दिया। तो सिंपल फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर ये जो सेकंड ब्लॉक आ रहा है, इस ब्लॉक को हम कहते हैं प्रोसेसिंग ब्लॉक, क्योंकि जब तक प्रोसेसिंग नहीं होगी या कैलकुलेशन नहीं होगी रिजल्ट शो नहीं होगा। और प्रोसेसिंग होने के बाद चारों को प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ होता है। तो यहाँ पर ये जो ब्लॉक चल रहा है, इस ब्लॉक को हम कहते हैं आउटपुट ब्लॉक। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट को शो कर रहे हैं और आउटपुट हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज ए आउटपुट यूनिट। इस तरह से हम इस प्रोग्राम से जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ समझ रहे हैं। अब इसी के साथ बेटा नेक्स्ट ऑपरेटर हमने देखा था रिलेशनल और लॉजिकल। बट रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर का जो प्रैक्टिकल यूज़ होता है वो कंडीशनल या कंपैरिजन स्टेटमेंट के अंदर होता है। इसीलिए जब हम नया चैप्टर पढ़ेंगे उस समय उनका प्रैक्टिकल यूज़ समझ में आएगा, अभी हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करते हुए प्रोग्राम्स को जनरेट कर रहे हैं। क्लियर? अब इस तरह से कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, हर चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम कई सारे प्रोग्राम बना सकते हैं और हर प्रोग्राम को अपनी रिक्वायरमेंट का यूज़ में ले सकते हैं, इनको प्रोसेस कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जो एग्जांपल्स आपको घर पे सेल्फ ट्राई करने हैं और इन प्रोग्राम्स को मुझे भेजना है, मुझे बताना है कि प्रोग्राम्स कैसे चलेंगे, किस तरह से इनका यूज़ किया जाएगा। तो कुछ प्रोग्राम्स नोट करवा रहा हूँ, इन प्रोग्राम्स को मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, जो आप सेल्फ ट्राई करेंगे और वो प्रोग्राम मुझे बताएंगे। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अब इन प्रोग्राम्स के अलावा कुछ होमवर्क बेस पर कुछ प्रोग्राम डिसाइड कर रहा हूँ, कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको बनाने हैं, कौन कौन से प्रोग्राम को ट्राई करने हैं। तो फर्स्ट प्रोग्राम आपको बनाना है बुक के अंदर, यहाँ क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वो क्वेश्चन है आपको एक प्रोग्राम जनरेट करना है। राइट ए प्रोग्राम टू ऑब्टेन टेम्परेचर ऑफ 7 days। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, राइट ए प्रोग्राम टू ऑब्टेन टेम्परेचर ऑफ 7 days, टेम्परेचर of 7 days, temperature of 7 days, then and display the average temperature of the week, and display the average temperature of 7 days, average temperature of 7 days। तो ये एग्जाम्पल आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको एक प्रोग्राम जनरेट करना है जिस प्रोग्राम के अंदर आपको 7 days का टेम्परेचर डालना है और टेम्परेचर डाल के उनकी कैलकुलेशन करके एवरेज टेम्परेचर निकाल के बताना है। इसका प्रोग्राम आपको जनरेट करना है कि आखिर प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे। सेकंड प्रोग्राम है आपके लिए होमवर्क के बेस पर एक प्रोग्राम और मैं आपको दे रहा हूँ, दैट इज आपको एक प्रोग्राम बनाना है। राइट ए प्रोग्राम टू ऑब्टेन द x, y एंड z फ्रॉम द यूजर एंड कैलकुलेट एक्सप्रेशन। सेकंड प्रोग्राम है आपके लिए, राइट ए प्रोग्राम to calculate, write a program to obtain x, y, z from user and calculate expression and calculate expression 4x square 4x की पावर 4 प्लस 3y का क्यूब प्लस 9z प्लस 6x कर दीजिए। तो ये एग्जांपल आपके सामने है कि राइट ए प्रोग्राम टू ऑब्टेन x, y, z एंड फ्रॉम यूजर एंड कैलकुलेट द एक्सप्रेशन 4x स्क्वायर 4x की पावर 4 प्लस 3y का क्यूब प्लस 9z प्लस 6x। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर x, y और z की वैल्यूज़ को रन टाइम पे डालना है और रन टाइम पे डालने के बाद मुझे ये कैलकुलेशन करते हुए रिजल्ट को शो करना है, इट मीन्स आउटपुट को शो कराना है। तो ये प्रोग्राम आपके लिए है, जो प्रोग्राम खुद ट्राई करेंगे और घर पे इसको बना के मुझे आप सेंड करेंगे। इसी टाइप से बेटा एक प्रोग्राम और मैं आपको दे रहा हूँ, थर्ड एग्जांपल आपके लिए है जो आप खुद ट्राई करके देखेंगे। आपको एक प्रोग्राम बनाना है, राइट ए प्रोग्राम, लिख रहा हूँ मैं, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट write a program to input any
स्टूडेंट, रोल नंबर एंड फाइव सब्जेक्ट मार्क्स, देन calculate the total marks and परसेंटेज। आपको एक क्वेश्चन बनाना है जिस प्रोग्राम के अंदर आपको किसी एक स्टूडेंट का रोल नंबर डालना है और रोल नंबर डालने के बाद उस स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट कराने हैं और मार्क्स इनपुट कराने के बाद उस स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करने के बाद उनकी टोटल निकालनी है और टोटल के साथ साथ उनका परसेंटेज भी प्रिंट कराना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने रोल नंबर डाल दिया 1001, अब मैंने मार्क्स डाले यहाँ पर 90 प्लस 30 प्लस 30 प्लस, इस तरह से मार्क्स डाले। तो मार्क्स डालने के बाद मुझे उनका टोटल निकालना है और टोटल के साथ साथ उनका परसेंटेज भी निकालना है कि उसके परसेंटेज क्या आ रहे हैं। तो ये प्रोग्राम आपको जनरेट करना है, जो प्रोग्राम आपको टैली करके बताना है। तो 3 प्रोग्राम मैंने आपको खुद ने दिए हैं जो मैंने आपको बोर्ड पे करवाए हैं, प्लस ये 3 प्रोग्राम आपके लिए होमवर्क के बेस पर हैं जो आप सेल्फ ट्राई करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हुए। इस तरह से इसके अलावा और कई एग्जाम्पल्स हैं जो अगर आप कर सकते हैं तो इनको और टैली करेंगे और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका क्लियरेंस होगा, ऑपरेटर का यूज आपको समझ में आएगा। तो ये 3 प्रोग्राम्स हो गए, प्लस इसके अलावा 3 प्रोग्राम्स और हैं और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो बुक में और प्रोग्राम दिए हैं जिनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये टॉपिक मेरा ऑपरेटर वाला टॉपिक जो है यहाँ मेरा कंप्लीट हो रहा है। अब बेटा इसी ऑपरेटर वाले टॉपिक के बाद मेरे कुछ क्वेश्चंस और हैं कि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने ऑपरेटर्स का यूज़ देखा था। अब ऑपरेटर के बाद ही हमारे चैप्टर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक आता है, उस टॉपिक को कहते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। एक टॉपिक आता है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है मैं समझा रहा हूँ। तो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो एक्सप्रेशन को सॉल्व करते समय हर, जैसे टॉपिक लिख रहा हूँ मैं, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी का मतलब होता है कि जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को टाइप करते हैं तो हम ये जानते हैं कि हर ऑपरेटर की अपनी अपनी प्रेसिडेंसी होती है और हर ऑपरेटर की अपनी अपनी एसोसिएटिविटी होती है। तो इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंसी का मतलब ये हो गया कि जैसे आज मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी 10 प्लस 20 माइनस 30 प्लस 30, तो अभी इस वाली एक्सप्रेशन जब मैं सॉल्व करता हूँ तो इस एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पर प्लस ऑपरेटर भी आ रहा है और यहाँ पर मल्टीप्लाई ऑपरेटर, सॉरी माइनस ऑपरेटर भी आ रहा है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करता हूँ तो हमेशा जब यूज़र या कंपाइलर इंटरप्रेटर इस एक्सप्रेशन को रीड करेगा तो रीड करते समय जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी लो होगी वो लास्ट में सॉल्व होगा, जिस प्रेसिडेंसी उनकी प्रायोरिटी हाई होगी वो पहले सॉल्व होगा। तो अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाता है तो पहले ये दोनों सॉल्व होंगे, इन दोनों से जो रिजल्ट आएगा फिर उसके बाद ये सॉल्व होगा, उसके बाद इसमें से जो रिजल्ट आएगा फिर ये सॉल्व होगा। इन केस ऑफ अगर मैं यहाँ प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगा दूँ, अगर मैं यहाँ प्लस की जगह मल्टीप्लाई अप्लाई करता हूँ तो जैसे मैंने यहाँ मल्टीप्लाई लगाया तो मल्टीप्लाई लगाने के बाद पहले ये वाली एक्सप्रेशन सॉल्व होगी, उसके बाद ये इन वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा। या फिर इसी केस में अगर मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया तो ब्रैकेट लगाने के बाद हम जानते हैं कि इस सिंबल के अंदर प्लस माइनस ब्रैकेट्स ये सारे हमारे सिंबल्स हैं, ऑपरेटर्स हैं। तो इन ऑपरेटर में हर ऑपरेटर की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, अपनी अपनी प्रेसिडेंसी होती है। तो जिस ऑपरेटर की प्रायोरिटी हाई होगी वो पहले सॉल्व होगा, जिसकी प्रायोरिटी लो होगी वो बाद में सॉल्व होगा। तो इस वाले केस में अगर मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, देन प्लस और माइनस सॉल्व होगा। तो इस तरह से हम ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी डिसाइड, मतलब प्रेसिडेंसी के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन सॉल्व होती है। अब इसी में ही आता है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। तो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी का मतलब ये हो गया कि जब आप कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं जैसे 10 प्लस 20 माइनस 3 इंटू 10, तो इस वाली एक्सप्रेशन के अंदर सबसे हाई प्रायोरिटी हमारी मल्टीप्लाई की है तो मल्टीप्लाई सॉल्व होता है। अब इसी केस में ये जो ऑपरेटर है फिर ये ऑपरेटर सॉल्व होता है। लेकिन जब इस ऑपरेटर या एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाता है तो सॉल्व करते समय हमेशा जो प्रोसेस चलता है वो लेफ़्ट टू राइट चलता है। हमेशा जो प्रोसेस होता है वो लेफ़्ट टू राइट की तरफ एक्सेस किया जाता है। तो पहले लेफ़्ट चलेगा देन राइट चलेगा, कभी भी राइट टू लेफ़्ट नहीं चलता है।
तो इन्हीं ऑपरेटर में हर ऑपरेटर का जो एक्सप्रेशन होता है, हर ऑपरेटर जो एग्जीक्यूट होता है वो लेफ्ट टू राइट ही एग्जीक्यूट होता है। लेकिन हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर एक ऑपरेटर पढ़ा था एक्सपोनेंट ऑपरेटर। हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर एक ऑपरेटर पढ़ा था, दैट इज एक्सपोनेंट ऑपरेटर। तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर का वैसे मीनिंग ये होता है कि ऐसे ऑपरेटर जो किसी भी नंबर की क्यूब निकालते हैं, उसकी पावर निकालते हैं। तो हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर में एक देखा था मल्टीप्लाई और एक देखा था डबल मल्टीप्लाई। तो बेटा इसमें चेंजेस ये हैं कि जब आप मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज करते हैं तो ये ऑपरेटर हमेशा लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट होगा। लेफ्ट टू राइट का मतलब ये हो गया कि जब यहाँ से चलना शुरू होगा तो अगर मैंने मल्टीप्लाई यहाँ लगा रखा है तो जब एक्सप्रेशन सॉल्व होगी तो लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व होगी। लेकिन एक्सपोनेंट ही एक ऐसा ऑपरेटर है जिसमें अगर किसी भी एक एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज़्यादा एक्सपोनेंट ऑपरेटर लगे हुए हैं तो उसमें हमेशा एक्सपोनेंट ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट की तरफ चलेगा, कभी भी लेफ्ट टू राइट नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखी a इंटू 3 इंटू 3, तो इस वाली एक्सप्रेशन के अंदर मैंने a लिखा। अब मान लिया कि a में मेरे पास 10 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन बन जाएगी 10 इंटू 3 इंटू 3। तो एक्सप्रेशन जब सॉल्व होगी तो यहाँ पर एक्सपोनेंट ऑपरेटर एक ही आ रहा है, सिंगल एक्सपोनेंट ऑपरेटर है। तो सिंगल एक्सपोनेंट ऑपरेटर के केस में 10 इंटू 3 होगी, यहाँ पे क्या बन जाएगा 30। नेक्स्ट एक्सप्रेशन बन जाएगी इंटू 3। तो इस लाइन का मतलब ये हो जाएगा कि 30 की पावर 3। इस लाइन का मतलब ये हो जाएगा 30 की पावर 3। जब यहाँ पे 30 की पावर 3 है तो ये सॉल्व होगा तो जो भी आंसर आना होगा आंसर आ जाएगा। तो इस वाले केस में हमने मल्टीप्लाई का यूज़ भी किया और एक्सपोनेंट का यूज़ भी किया। अगर मैंने यहाँ एक्सपोनेंट का यूज़ नहीं किया होता तो इस वाले केस में अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई लगा दिया, अगर सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई अप्लाई कर दिया तो एक्सप्रेशन सॉल्व होने पर पहले ये चीज़ सॉल्व होगी, इसमें जो आंसर आएगा उसके बेस पर ये वाली एक्सप्रेशन हमारी सॉल्व होगी। क्लियर? पहले ये सॉल्व होगी, देन इसके बेस पर ये वाली एक्सप्रेशन सॉल्व होगी। जैसे ही यहाँ से 9 आया, 9 इंटू 3 हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 27। लेकिन जब हम किसी एक्सप्रेशन को लिखते हैं और उस एक्सप्रेशन के अंदर अगर मल्टीपल एक्सपोनेंट्स होते हैं तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर में एक्सप्रेशन को सॉल्व करते समय हमेशा एक्सप्रेशन राइट टू लेफ्ट चलती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आज यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखी है 3 इंटू 2 तो यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशन क्या लिखी 3 इंटू 3 इंटू 2। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर ये ऑपरेटर आ रहा है और इस वाले एक्सप्रेशन में ये भी ऑपरेटर आ रहा है। अब इस ऑपरेटर जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि अगर नॉर्मल मल्टीप्लाई होता तो लेफ्ट टू राइट चलता, बट एक ही केस में सिर्फ एक्सपोनेंट ऑपरेटर के केस में ही अगर दो एक्सपोनेंट ऑपरेटर होते हैं तो हमेशा कैलकुलेशन राइट टू लेफ्ट सॉल्व होती है। तो राइट टू लेफ्ट सॉल्व होने पर इसका जो रिजल्ट आएगा वो इस तरफ से चलेगा। तो हम अगर यूँ सॉल्व करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। आंसर किस तरह से आएगा? इस तरह से आएगा। तो इस तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखी 3 इंटू 3, तो पहले ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 की पावर 2। देन एक्सप्रेशन बन जाएगी इंटू 3, तो 3 की पावर 2 मतलब 3 इंटू 3 9, तो यहाँ पर बन जाएगा 3 इंटू 9। अब इससे सॉल्व होगा तो आंसर आएगा 3 की पावर 9। जब 3 की पावर 9 आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका जो भी आना है वो आंसर आएगा आपका 1969। जो भी इसका आंसर आना है वो आंसर आपके सामने शो हो जाएगा। तो इस तरह से इस सिंबल को हम यूज़ में ले सकते हैं, दैट इज एसोसिएटिविटी ऑफ द प्रोडक्ट या एसोसिएटिविटी ऑफ द फंक्शंस। इसको हम इस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, इस तरह से यूज़ में ले सकते हैं। तो इसी के साथ मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस दे रखी है, जो प्रैक्टिस आप घर पे सेल्फ ट्राई करोगे, सेल्फ इनका यूज करोगे, इनको ऑपरेट करोगे। अगर कहीं डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं इनसे डेली कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारे ऑपरेटर यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।